What we discussed in the last class? Equation of trajectory. अरे नहीं, थर्मल फिजिक्स वाले में बताइए, मेरा वाला पार्ट तो वो तो थर्मल फिजिक्स हीट ट्रांसफर वाला पार्ट चला था, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कुछ याद करिए, रिमेंबर समथिंग लाइक दैट. Stephen Boltzmann law. Stephen's Boltzmann law, exactly. Can you recall the law? What was that law? जल्दी बताए ताकि so that I can. Stephen's Boltzmann law, कुछ एमिसिव पावर इस तरह की कुछ बात हुई थी. जल्दी से, आई होप क्लास में नोट्स आपने बनाए होंगे, जरा पेजेस पलट के देखिए क्या क्या बातें डिस्कस हुई थी. एमिसिव पावर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये सब बातें डिस्कस हुई थी. ओके, ठीक है. तो मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर दूं सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द टॉपिक. आज हीट ट्रांसफर का ये जो रेडिएशन वाला पार्ट है, इसको आज हमें कंप्लीट करना है, फिर हमें स्टार्ट करना नया चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो एमिसिव पावर क्या था? इट वाज एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया. एम आई राइट? एमिसिव पावर वाज डिफाइंड एज एनर्जी. हाउ मच एनर्जी is being given out in how much time into area, emissive power जिसको हम बोलते हैं, and that is given by what? यूनिट क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम, पावर वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर. am I right? Yes और sir. पावर जो था, द पावर इज व्हाट? एनर्जी अपॉन टाइम. सिंपल, Upon time. एनर्जी अपॉन टाइम. पावर जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है. तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, turn the pages and tell me what is Stephen Boltzmann law. What is that Stephen Boltzmann law? So from here I can also write that emissive power will be equal to power upon area, or I can also write power will be equal to emissive power into area. एक बात तो ये हमने डिस्कस की थी. Okay, now the next thing which we discussed was Stephen Boltzmann law. उसके आगे हम चलेंगे, यहां से शुरुआत होगी सारी चीजों की. स्टीफन Boltzmann law. व्हाट डज इट स्टेट्स? कहता है कि एमिसिव पावर थ्रू एनी बॉडी इज टेम्परेचर पावर 4, और टेम्परेचर किस में रखना होगा? केल्विन में. फिर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया था तो सिग्मा टी पावर 4 मिला था. सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. क्या वैल्यू थी इसकी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 5.67 into 10 power minus 8. Okay, what is the unit of this? Unit क्या होगा इसका? What is the unit? Meter. मीटर कैसे होगा? You can simply, if sigma क्या होगा? E upon T power 4. Yes ठीक है. एमिसिव यानी एमिसिव पावर अपॉन टेम्परेचर पावर 4. तो एमिसिव पावर की यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, और नीचे का टेम्परेचर पावर 4 यानी आई कैन राइट केल्विन पावर 4. सिंपल. ओके. अच्छा, पावर के लिए हमें क्या करेंगे? E into A कर देंगे. तो I will multiply the term area with the एमिसिव पावर. तो power will become sigma AT power 4. I hope you remember all these things which we discussed in the last class. Yes sir. और अगर कोई स्फीयर वाली तरह की चीज है तो इसका एरिया क्या होगा? 4 पाई r का स्क्वायर. ठीक है. These all things we discussed in the last class. ओके, चलें आगे बढ़े. Yes sir. ठीक है. देखिए, अब आज से इसके लेट मी मूव ऑन टू द, एक क्वेश्चन आपके ऊपर पहले स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए. अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ब्लैक बॉडी. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट बेसिकली ब्लैक बॉडी मींस. अभी आप इस टर्म को इग्नोर करिए और मुझे इसका आंसर बताइए. ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर ऑफ 227 रेडिएट्स हीट एट द रेट ऑफ कैलोरी पर सेंटीमीटर. मतलब इसमें जो हम जूल पर सेकंड करते हैं, इसने कैलोरी पर सेंटीमीटर कर दिया, मींस सीजीएस यूनिट में कर रखा है. At a temperature of 727, the rate of heat transfer in the same units will be. क्या होगा? Tell me the answer in a very quick manner. Use the Stephen Boltzmann law. So 112. 112 आ रहा है. ओके, ठीक है. तो you must be doing like this: emissive power of 2 upon emissive power of 1.
एंड एमिसिव पावर यू नो इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 4. तो T2 पावर 4 अपॉन T1 पावर 4 किया होगा आपने. Yes, sir. व्हाट इज T2? अच्छा, टेम्परेचर किस में रखना होता है? केल्विन में. इट इज इन केल्विन. तो T2 कितना होगा? 727 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करेंगे, कितना आएगा? 273 ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू दिस 500 Kelvin. अच्छा, ये तो 500 हो जाएगा. So second ये- is 1000 Kelvin. हाउ मच? 1000. ओके, वेरी गुड. 1000. 1000. तो दिस इज 1000 अपॉन 500. पावर 4 को मैं कॉमन ले सकता हूँ. Yes, sir. इनकम 2 पावर 4. 2 पावर 4 कितना हुआ? 2 जो 4 4 16 टाइम्स हो गया. इट मींस माय एमिसिव पावर ऑफ द 2 विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ E1. सिंपल. यू नो E1 कितना दिया? 7. तो 16 into 7 इज द आंसर. ठीक है, कितने लोग का आंसर आया ये? नहीं, 7 6 जा 42, 4 7 जा 7 4 11, 112 आ रहा मेरा. तो So यही आया. यही आएगा. Yes, sir. 112. 112. ओके, वेरी गुड. कुछ लोग 1 वाला आंसर दे 80 दे रहे हैं. तो दिस इज वेरी सिंपली यू कैन से अबाउट द एमिसिव पावर. Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. एवरीवन अंडरस्टूड? ये तो बहुत कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में. इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. टेम्परेचर का रेशियो निकालना था पावर 4 में. नाउ वन मोर क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द सेम. देखिए, ब्लैक बॉडी क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आई राइट नाउ आफ्टर सम टाइम आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी. कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, मींस यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 50%. पहले अगर T था तो 1.5 T. तो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस? रेडिएशन कितना परसेंट इंक्रीज होगा? परसेंटेज. लेट मी हेल्प यू. फॉर एग्जांपल हमने इसका टेम्परेचर T1 मान लिया और T एंड इसका टेम्परेचर T2. इसकी एमिसिव पावर E1 and let me take the emissive power E2. My question is saying the temperature of the 2 is 50% more. तो ये बन जाएगा T1 plus 0.5 T1. 50% बढ़ाना था यानी 0.5. So दूसरे वाले का टेम्परेचर होगा 1.5 times. Now how much percent is the increase? 400%. Exactly 400 आ रहा है. No. तो टेल मी द एग्जैक्ट वैल्यू ना. 400. हाँ ठीक है, 400 के राउंड आएगा, लेकिन हाउ मच? So 398 राउंड कुछ ना आया. 398 के राउंड आ रहा है जिसको आपने 400 पाया. ठीक है, देखते हैं. 39. तो सिंपली यू नो द टू सरफेस आर देयर. आप रेशियो निकालेंगे, टेम्परेचर का पावर 4 के टर्म में आएगा. जल्दी बताइए क्या आंसर आ रहा है. तो वेरी इजीली यू कैन राइट दैट E2 by E1. E2 by E1 क्या हो जाएगा? T2 because emissive power proportional T2 power 4 upon T1 power 4. I can take the power to be constant. T2 is 1.5 T1 upon T1 power 4. So T1 cancel. I am getting 1.5 power 4. So what is 1.5 power 4? कितना होगा? How much is this 1.5 power 4? It will be something 5.062 आ रहा है क्या? करके देखिए जरा. 5.06. So I can say that the new emissive power will be equal to 5.06 times emissive. It means your emissive power will become 5.06 times. But the question is asking you in the terms of percentage. तो percentage में अगर हम निकालें, you know how to find the percentage change upon original? How much change upon what was the initial or original value? Yes. And then you multiply. But ये तो बिल्कुल 7th class 6th class की मैथमेटिक्स है, जहां आपने पहली बार परसेंटेज निकालना सीखा होगा ना. उस टाइम बड़ा डिफिकल्ट लगता था परसेंटेज कैसे निकालना है. तो चेंज बेसिकली क्या होगा? फाइनल एमिसिव पावर, इनिशियल एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100. और इन फाइनल क्या? E2 is 5.06 times of E1. So you can write it 5.06 E1 minus E1 upon E1 into 100. So ये बन गया मेरे पास 5.06 माइनस तो 4.06
E1 C1 कैंसिल हो जाएगा Yes, है, sir. बिकॉज E1 ऊपर नीचे कैंसिल, तो यू आर गोइंग टू गेट 406% अप्रोक्सीमेटली Yes, sir. इक्वली एग्जैक्टली मान सकते हैं। तो 406% का इमिसिव पावर या इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। इमिसिव पावर को इंटेंसिटी बोलते हैं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ठीक है, Done. डन। Yes, sir. नाउ ओके, ठीक। अब फॉर एग्जांपल एक और कंसेप्ट देखते हैं कि कोई एक रूम है, मे बी अ बिग रूम और स्मॉल रूम, और उसमें आपने एक सरफेस रख दिया, द सरफेस है टेम्परेचर T2, और हम अज्यूम करते हैं कि जो ये बाहर वाला सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर T1 है। तो ये टेम्परेचर T1 पे कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा होगा जिसको मैं E1 मान ले रहा हूं, और वो रेडिएशन सरफेस पे पड़ेगा तो सरफेस उसको एब्जॉर्ब करेगा। और ये टेम्परेचर T2 पे, तो ये कुछ टेम्परेचर T2 पे, तो ये रेडिएशन इमिट कर रहा होगा, इसको मैं E1 मान सकता हूं। तो अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस की, तो सरफेस क्या होगा, E1 को एब्जॉर्ब कर रहा है Yes, sir. और E2 को इमिट कर रहा है। इज दिस फाइन? Sir. तो व्हाट इज, Yes. अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द नेट हीट एक्सचेंज, नेट हीट एक्सचेंज कितना होगा, नेट हीट Exchange. एक्सचेंज, इसको En मान सकता हूं। तो दैट विल बी हाउ मच इट इज एमिटिंग माइनस हाउ मच इट इज एब्जॉर्बिंग। और यू नो E1 किसके बराबर होगा, सिग्मा T1 का पावर 4, और Yes, E2 sir. किसके बराबर होगा, सिग्मा T2 की पावर 4, अकॉर्डिंग टू द स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। तो वेरी सिंपली आपका जो नेट हीट एक्सचेंज होगा वो क्या बन जा रहा है, सिग्मा T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4। किसी का माइक अनम्यूट है, राधिका? ओके, T2 पावर, तो दिस इज द नेट हीट एक्सचेंज। नेट हीट एक्सचेंज ये होगा फ्रॉम एनी सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेट हीट एक्सचेंज विल बी सिग्मा T2 पावर 4 माइनस T1 पे, and the temperature is always in Kelvin। Yes, sir. ठीक, अच्छा। नाउ यू नो, आपको ये भी पता है कि बेटा ये बताना एमिसिव पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम Time. अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसको मैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T लिख सकता हूँ। Yes, sir. सिंपल, कैन आई राइट एमिसिव पावर एज 1 by area into del Q by del T। Yes, sir. ठीक, लिख सकते हैं क्या? Yes, अच्छा, sir. और पीछे कुछ Q का फॉर्मूला देखा था क्या आपने, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, टेम्परेचर वाला। Yes, sir. तो मैं एमिसिव पावर को यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि MC से स्पेसिफिक हीट, डेल्टा कैपिटल T का मतलब टेम्परेचर, स्मॉल t का मतलब टाइम। Yes, sir. स्मॉल t का मतलब Time. टाइम, ठीक है। तो जो E है मेरे पास, अगर हम बोले डेल Q बाय डेल T, ये डेल Q बाय डेल T क्या चीज डिनोट कर रहा है आपको, रेट ऑफ हीट लॉस, Yes, sir. हीट लॉस या गेन। अगर देखिए एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है तो गेन होगा, और इमिट ज्यादा कर रहा है तो लॉस होगा। तो इज इट शोइंग मी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बोल दूंगा, अपने आप सारी चीजें कंफर्म हो, क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करूं, डेल Q बाय डेल T, तो डेल Q बाय डेल T कितना होगा, कैन यू टेल, एनीवन टेल मी व्हाट इज डेल Q बाय डेल T? EA के बराबर है क्या, बोलना Yes, जरा। sir. EA के Yes, बराबर sir. हो रहा है क्या, सभी लोग बताएं, डेल Q बाय डेल T EA के बराबर हो रहा है। Yes, sir. एंड हाउ मच इज E, यहां से E निकाल सकता हूं। तो क्या मैं E Yes. को, बेसिकली EN है ना नेट, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा A T2 power 4 minus T1 power 4। This is very important concept on which a lot of question has been asked। Rate of heat transfer या rate of heat gain या rate of heat loss डिपेंड करता है T1 और T2 पे, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। सभी लोग नोट करें इसको, Yes, sir. डेल्टा Q बाय डेल्टा T that is equal to sigma A T power 4, sigma A T power 4 minus T2 power 4। Please note down this last line, this is very important line from the Stefan's Boltzmann law। Sir, done. Okay, Done, sir. okay, thanks for confirming। तो मैंने लिखा कि del Q over del T is
सिग्मा ए हीट ट्रांसफर माइनस हीट एब्जॉर्ब, और डेल्टा क्यू को मैं क्या MC डेल्टा T लिख सकता हूँ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू सिग्मा ए T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम यहां से लिखे डेल्टा T अपॉन डेल्टा स्मॉल टी, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा ए अपॉन MC T2 पावर 4 अपॉन T1 अपॉन 4। और MC क्या होता है? मास इनटू स्पेसिफिक टू थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं क्या इसको? Yes, sir. तो आई कैन राइट इट सिग्मा ए बाई एस। थर्मल कैपेसिटी, C क्या होता है? स्पेसिफिक कैपेसिटी, और S क्या Yes. होता है? थर्मल कैपेसिटी। T2 पावर 4 अपॉन T1 माइनस 4। व्हाट सी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा T क्या था? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल और गेन। रेट ऑफ, देखिए डेल्टा T का मतलब वो टेम्परेचर किस हिसाब से चेंज हो रहा है, और डेल्टा Q का मतलब है हीट किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है। रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, अब ये टेम्परेचर राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है। एंड व्हाट इज डेल्टा Q? डेल्टा Q क्या है बेटा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। Heat transfer. क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिएगा, नीट के क्वेश्चन में कि हमसे पूछ क्या रहा है, हीट ट्रांसफर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर टेम्परेचर के। तो देखिए मैं अलग अलग नाम, इसको मैं नाम दे रहा हूं, लेट मी कॉल इट RT, रेट ऑफ टेम्परेचर, और इसको मैं RH नाम दे दूंगा, रेट ऑफ हीट। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, प्लीज नोट दिस डाउन। अब यहां से अगर मैं नोट करके पूछूं आपसे, नोट, तो RH रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑन व्हाट फैक्टर्स डिपेंडिंग? Sir, temperature difference. वेरी गुड, पहला T2 और T1 पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट डिपेंड ऑन, Temperature difference. फर्स्ट इज टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा T2 T1 का गैप होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। Yes, sir. Second, area. टेम्परेचर डिफरेंस, वेरी गुड। एंड व्हाट अदर फैक्टर्स यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला? एक और हमारा एरिया, साइज पे भी डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ। Yes, sir. Yes, Size. sir. अच्छा, क्या ये बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है? Yes, sir. MC. Uh, ना ना ना, No, आई एम टॉकिंग अबाउट RH नॉट RT। No, sir. No, ओके, sir. ये भी बहुत जरूरी चीज है, लिखिए RH डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब Depend on. एरिया सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? एक तो उसके मास पे और इसके स्पेसिफिक हीट पे। आई कैन से हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन Heat capacity. मास, और Mass. दूसरा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड नहीं करेगा RH। बहुत ध्यान से देख, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, सी केयरफुली। तो क्वेश्चन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछेगा। अच्छा, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज को मैं रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग भी बोल सकता हूं Yes, sir. इसको, क्योंकि टेम्परेचर से कूलिंग होती है और हीटिंग होती है, तो आई कैन ऑल्सो कॉल इट, अगर क्वेश्चन पूछेगा रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग, Yes, sir. कूलिंग और हीटिंग। Heating. देखिए हीट ट्रांसफर एक अलग चीज है, हीटिंग अलग चीज है। हीटिंग का, हीट ट्रांसफर कितना हीट गया, जितना हीट गया उसी के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर गिरेगा या राइज करेगा, यू कॉल दैट हीटिंग और कूलिंग। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि RT किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अगली स्लाइड पे लिखे, यहीं इसी स्लाइड पे लिख दो। Sir, done. Okay, now tell me the on what factor that the RT depends. Rate of cooling और heating किन किन factors पे depend करता है? टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, प्लस ये मास और स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करता है, नो डाउट। Yes, sir. Yes, sir. RT डिपेंड्स ऑन, RT Temperature. डिपेंड कर रहा है, पहला टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T बोल सकता हूँ, Sir, दूसरा area. एरिया, तीसरा उसका मास, और Mass. चौथा क्या है? स्पेसिफिक हीट। Molar specific heat. स्पेसिफिक हीट के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। Sir. Sir, done. डन? Yes, sir. एवरीवन डन? Yes. Yes, sir. So we got two things. चलिए इस पे इस कंसेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Let's solve some questions based on this. ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताइए क्या होगा।
देखिए क्या पूछ रहा है, कूलिंग पूछ रहा है कि रेट ऑफ टेम्परेचर। देखिए कूलिंग और हीटिंग का मतलब होगा टेम्परेचर वाला, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पता है क्या होगा। Sir, option number 1. ऑप्शन नंबर 1। अच्छा एवरीवन, ऑप्शन नंबर 1। Yes, sir. ठीक है, कैसे निकाला आपने? Sir, rate of cooling is directly proportional to temperature difference. नो नो नो, आई एम टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, T2 पावर 4 माइनस T2 T1 पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेल्टा टी अलग चीज होता है। सी देखिए दो चीजें हैं मेरे पास, T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4 एक अलग चीज है, और डेल्टा टी अलग चीज है। डेल्टा Yes, टी sir. का मतलब होता है T2 माइनस T1। नो, यू कैन नॉट से इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। Yes, proportional to T2 की power 4 हाँ minus मतलब, T1. हाँ T1। ओके ठीक है, तो पहले रेट देखिए, आप कह रहा है कि स्फेयर अगर सेम है, अगर स्फेयर सेम ही है तो एमसी तो सेम ही रहेगा। Yes, sir. ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग तो सेम ही आएगी, बिकॉज Yes. आर एच जब आप निकालते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो इसमें क्या लिखते हैं, सिग्मा ए T2 पावर 4 अपॉन T1 पावर 4 डिवाइडेड बाई, अच्छा कुछ नहीं, हाँ ठीक है। और जब आर टी लिखते हैं रेट ऑफ टेम्परेचर, तो इसमें आता है सिग्मा ए T2 पावर 4 स्टेफन लॉ अपॉन एमसी। Yes, sir. अब रेशियो पूछ रहा है भाई, तो ऑब्जेक्ट सेम है तो एमसी तो सेम ही रहेगा ना। तो द क्वेश्चन Yes. इज आस्किंग मी RT2 अपॉन RT1, रेट ट्रांसफर सॉरी हीट ट्रांसफर का रेशियो पूछ रहा है, टेम्परेचर फॉल का, RT2 अपॉन RT1। तो सिग्मा सिग्मा ए सब कैंसिल कर दूं, आई एम गोइंग टू Yes, गेट, sir. ठीक है, तो मैं सराउंडिंग टेम्परेचर को T नॉट मान लेता हूं, आई एम गेटिंग T2 T पावर naught. 4 माइनस T नॉट का पावर 4 अपॉन T1 पावर 4 माइनस T नॉट का पावर, T नॉट मैंने मान लिया सराउंडिंग के टेम्परेचर को, ठीक है। तो Yes, T2 sir. पहले कितना है 600, तो 600 का पावर 4 माइनस सराउंडिंग कितना है, मतलब ऑब्जेक्ट बाहर वाला सराउंडिंग जिसमें वो रखा गया 200। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए हमेशा। Yes, sir. अपॉन T1 कितना है, अब टेम्परेचर चेंज करके उसने कर दिया 400 का पावर 4 माइनस Yes, 200 का sir. पावर। अच्छा ये जो 200. पावर देखो, दोनों में डबल जीरो 100 तो कॉमन है, मैं हटा सकता हूँ, डिवाइड हो जाएगा, Yes. Yes. आई कैन टेक, तो सिंपली Sir. मैं लिख 6 पावर 4 माइनस 2 पावर 4 अपॉन 4 पावर 4 माइनस 2 पावर 4, आई एम गोइंग टू 6 का पावर 4 कितना होगा 36, 1290, Yes, sir. 12 नहीं कितना 96 होगा, 96, sir. माइनस 2 टू जब 4 4 फिर 16 Yes, अपॉन sir. 4 4 होगा 16 64, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, मुझे RT2 जब Sir, ऊपर, हाँ रिवर्स कर दिया, सॉरी मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर ऊपर 400 लिखना है, नीचे 600 लिखना है, बिकॉज yes. बाद वाला टेम्परेचर 400 है, डिवाइडेड बाय 600 कर, तो इट इज गोइंग टू गिव मी 4 पावर 4 माइनस 2 पावर 4 अपॉन 6। मैंने जीरो को कॉमन ले लिया क्योंकि जीरो सभी में कॉमन है। 4 4 Yes. 16 16 इंटू 16 256 Yes, sir. माइनस 2 टू जब 4 4 16, ओके ठीक है, ये आ गया 1296 माइनस 2 टू जब 4 16, ठीक है, माइनस करता हूँ जरा, सो 240 आ जाएगा ये, और इसको माइनस करूंगा तो 16 का 6 80 1280 आ जाएगा, Yes, sir. जीरो गया, तो आई एम गेटिंग 8 3 जा, नाउ 3. 8 1 जा 8 48 8 6 जा, ठीक है, तो 3 over 16 है, सो आई एम गेटिंग द रेशियो टू बी 3/16, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ए A. वाला ऑप्शन, ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आ गया 3/16, वेरी गुड, Yes, sir. ठीक है, एमसी एमसी का टर्म कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. चलिए नोट कर लिया सभी ने, तो बताएं मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. इसी पैटर्न पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपके पास है, जरा इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द आंसर।
अब थर्मल कैपेसिटी आप समझते हैं, एमसी की बात कर रहे हैं, एमसी। It is saying are equal to under identical condition. Surrounding भी सेम है, two bodies are in the, if the rate of heat loss are equal, तो कह रहा है अगर रेट ऑफ हीट लॉस यानी हीट ट्रांसफर अगर बराबर है तो रेट ऑफ ऑप्शन बी। ओके ठीक, सभी लोग, अच्छा मैं पोल बना रहा हूं जरा, लेट मी टेल मी द आंसर इन टर्म्स ऑफ पोल, लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द करेक्ट। वेरी इजी प्रॉब्लम इज दिस, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बिना बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Yes, sir. ओके ठीक है, तो Yes, sir. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन बी दिया है जो कि बहुत ही सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही, ठीक है, यू कैन सी देयर ऑन द स्क्रीन, तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। अभी मैंने दिखाया, कह रहा है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दोनों का क्या दे रखा है, सेम, तो आई कैन टेक RH1 इज इक्वल टू RH2। रेट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, RH अपॉन MC। Yes, sir. MC को क्या लिखता हूं मैं, थर्मल कैपेसिटी, यस। अभी Yes. पीछे आपने फॉर्मूला देखा कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी रेट ऑफ हीट लॉस बताया मैंने, और डेल्टा टी बाय डेल्टा टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज बताया मैंने। ओके, लाइक दिस वी डिस्कस राइट नाउ। तो RT1 अपॉन RT2 विल बी इक्वल टू RT2 अपॉन RT1। अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कह रहा है सेम है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, कह रहा है द रेट ऑफ हीट लॉस आर इक्वल, RH क्या है, सेम है, तो आई कैन राइट RH अपॉन S2 into S1 अपॉन RH रेट ऑफ हीट लॉस। RH क्या क्लेम कह रहा है, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, Yes, sir. ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ 1/2 करना होगा ना मुझे, 1/2 आई हैव टू RT1 अपॉन RT2, RT1 अपॉन RT2, तो ये बन गया RH अपॉन S1 इज इक्वल टू S2 अपॉन RH2। वेरी गुड, बहुत आसानी, RH रेट ऑफ S2 by S1 हीट कैपेसिटी का उल्टा which is 4:1 is the answer। Yes, sir. ठीक है, Option. ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि फॉर एग्जांपल यू हैव 2 कॉपर स्फीयर्स, 2 कॉपर स्फीयर है, सेम रेडियस ऑफ सेम आउटर रेडियस, एक कॉपर स्फीयर है हॉलो, अंदर से खाली है, और इसका नाम ए दे दें, और दूसरा कॉपर स्फीयर है सॉलिड, अंदर से भरा हुआ है, आउटर रेडियस दोनों का क्या है, सेम, और टेम्परेचर भी इसका मान लेते हैं ये है 200 केल्विन पे, और ये भी क्या है 200 केल्विन पे फॉर एग्जांपल, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या है, सेम है, सराउंडिंग टेम्परेचर मान लेते हैं, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T0 क्या है, सेम। तो पूछ रहा है कि कौन जल्दी ठंडा होगा, Yes, sir. which will cool faster। दोनों कॉपर के हैं, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, साइज सेम है, एक खोखला है हाफ हॉलो और एक सॉलिड है, कौन जल्दी ठंडा होगा। ठंडा का मतलब रेट ऑफ टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं। Yes, sir. हाँ जी, कुछ जवाब नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है आपको। अच्छा, स्पेसिफिक हीट किसका ज्यादा होगा, Option. किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी,
ए की या A. बी की? स्पेसिफिक, अच्छा। अरे भाई दोनों कॉपर है ना, कॉपर स्पेसिफिक हीट तो सेम होगा दोनों का, बोथ आर कॉपर। Yes, sir. ओके, और किसका थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होगा? थर्मल कैपेसिटी यू नो एम इंटू सी, एम इंटू सी। मास का टर्म भी आता है थर्मल कैपेसिटी में। Sir, B. 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 हाँ बी, बी का मास, ओके, थर्मल कैपेसिटी बी का ज्यादा होगा। तो बताओ अब जरा, मैंने हिंट दिया आपको, अब जल्दी बताओ कौन सा जल्दी कूल फास्टर होगा, यानी किसका रेट ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा? कूल फास्टर मींस रेट ऑफ टेम्परेचर, ए और बी? B, sir. बी, Sir, B. पक्का? ओके, Sir, A. ए होगा। हॉलोस्फीयर, ओके, देखो बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो भैया आपने देखा आरटी क्या होगा, अगर मैं देखो सिग्मा ए T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4 अपॉन MC। अब देखो ए आउटर रेडियस सेम है तो एरिया तो सेम हो गया, Yes. टेम्परेचर भी दोनों का सेम दे रखा तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया, सेम। मटेरियल सेम है तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया, सेम। अब बचा क्या, मास। जितना इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ कूलिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया। किसका मास ज्यादा होगा, हॉलो का, सॉलिड का? सॉलिड का मास ज्यादा, तो मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, कम, स्लोली टेम्परेचर कम गिरेगा। और मास कम होगा तो टेम्परेचर अचानक से गिर जाएगा, जल्दी फॉल करेगा। तो द करेक्ट आंसर इज मोर। अच्छा ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो यार, एक खोखला बॉडी हॉलो, एक सॉलिड, कौन जल्दी ठंडा होगा? सिंपल सी बात है, हॉलो वाला जल्दी ठंडा होता है, मास कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, हॉलो, Yes, sir. A option. हॉलो स्फीयर। और आपने इस बात को इक्वेशन के जरिए समझ लिया, हॉलो स्फीयर विल कूल फास्टर, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लैक बॉडी। चलो बताओ जल्दी, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? Sir, ideal body that emits or absorbs the all type of radiation are termed as black body. ओके वेरी गुड, माशाल्लाह, ग्रेट, ठीक है। इसी चीज को कोई और बता सकता है, क्या बोला इन्होंने, व्हाट शी सेड, कि एक आइडियल बॉडी, जाहिर सी बात है इन्होंने प्रॉपर वर्ड यूज किया आइडियल बॉडी, मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वेरी गुड। इट डज नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, आइडियल ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी। व्हाट, अच्छा व्हाट इज द कलर ऑफ अ ब्लैक बॉडी? कलर क्या होता है ब्लैक बॉडी? So black. अच्छा, नो, ब्लैक बॉडी का कलर कुछ और हो सकता है? कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं सर, ब्लैक भी बोल रहे और कलर भी पूछ रहे हैं, है ना? Yes, sir. अजीब है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ब्लैक बॉडी ग्रीन कलर की भी हो सकती है, आप क्या कहेंगे? सर हो सकती है, कल्पना ये हो सकती है। हो सकती है ना, तो फिर आप सोचेंगे ना अजीब सी बात नहीं है, नाम रख दिया काला और बोल रहे हैं ग्रीन, तो व्हाई इट्स जोक, अपीयर्स जोक, कि आई कैन सी दैट a green color body is called a black body. ओके, तो पहले समझते हैं ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट क्या है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक। एंड इट इज नॉट ऑलवेज ब्लैक, इट कैन बी ग्रीन और कैन बी रेड आल्सो एंड इट कैन बी ब्लैक आल्सो, ठीक है। देखिए Yes. तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है जरा इसमें, फॉर एग्जांपल यू टेक एनी सरफेस, तो इस पे कुछ रेडिएशंस इमिट कर रहे होंगे और इस पे कुछ, ये कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, इमिट, और ये क्या होगा, Absorb. और जो रेडिएशंस इस पे आ रही है तो इट मस्ट बी कंटेनिंग अ डिफरेंट वेवलेंथ्स, अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स आ रही होंगी। और किसी टेम्परेचर पे जो रेडिएशन इमिट कर रहा है अलग अलग वेवलेंथ को इमिट भी कर रहा होगा, है ना। उसमें 500 नैनोमीटर भी होगा, 600 नैनोमीटर भी होगा, 700 नैनोमीटर भी होगा। ओके, आर यू गेटिंग माय वर्ड्स और नॉट? तो व्हेन इट इज इमिटिंग, बेसिकली व्हेन इट इज इमिटिंग, तो ब्लैक बॉडी एक ऐसे बॉडी या एक ऐसे सरफेस को बोलते हैं कि जो सारे के सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, वॉट एवर इज फॉलिंग ऑन इट, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक एनी ऑफ द वेवलेंथ। और उसी समय साथ के साथ साइमल्टेनियसली वो अपने टेम्परेचर की वजह से सारे के सारे वेवलेंथ को इमिट भी कर रहा हो। मेरी बात समझ में क्या? और ये जो इमिट होने वाली वेवलेंथ है, इमिटेड वेवलेंथ, ये किस पे डिपेंड करेंगे? उसके टेम्परेचर पे। याद रखिएगा, ये जो इमिटेड वेवलेंथ्स हैं
दीज वेवलेंथ्स, जो रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं वो किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि कितने टेम्परेचर पे है, उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ्स का पावर होगा। दीज वेवलेंथ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एमिसिव पावर, बहुत ध्यान से देखिएगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर पे तो होगा नहीं भाई, वो जहां से आ रहा होगा उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली यू कैन से ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल कंसेप्ट और एन आइडियल सरफेस, a surface or a body which absorbs all wavelengths, जो कुछ भी उसके पास आएगा सब खा जाएगा, all wavelengths falling on it or incident on it। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और उसी समय उसका कुछ टेम्परेचर है, प्रीवियस थ्योरी याद है क्या, जो कहता है कि एवरी बॉडी अबव 0 केल्विन विल इमिट रेडिएशन कंटिन्यूअसली। Yes, sir. ठीक है, तो एंड emits all possible wavelengths and अच्छा इमिट होने वाला वेवलेंथ क्या होगा? सिग्मा टी पावर 4 स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ पे, and emits all wavelength। wavelengths। ये होता है ब्लैक बॉडी। Yes, sir. समझ में आई क्या बात? अच्छा अब एक और कंसेप्ट देखते हैं। अब मैं कहूँ कि सर ये जो देखिए, एक हो गया एब्जॉर्ब होना, इमिट होना, रिफ्लेक्ट होने का मतलब देखिए, डू यू नो द मीनिंग बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड इमिशन? Yes, sir. रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि कोई चीज लाइट आई और वो सरफेस पे टकराई और फिर रिफ्लेक्ट होगी, और इमिट होने का मतलब है कि उसके एटम्स के जरिए कोई चीज निकल रही है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन इमिशन एंड रिफ्लेक्शन? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और इमिशन होता है, नो रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, कि रिफ्लेक्शन वाली बात नहीं होगी इसमें, कोई चीज रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। There will be some absorption which is coming from outside, and because of the temperature, because of the molecular vibration, it is going to emit something. Yes, sir. ठीक है, एक और बात, अच्छा अब जब ये वेवलेंथ जो इमिट कर रहा है उसमें बहुत सारा के वेवलेंथ है, क्या हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी सेम है या अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी अलग होती है? कोई किसी को अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग, वेरी गुड। तो दिस वी कॉल एज स्पेक्ट्रल एनर्जी कर्व। अगले स्लाइड पे बनाता हूँ, ये नोट कर लेगा आपने, अगले स्लाइड पे बनाता हूँ। Yes, sir. ठीक है, तो वी कैन से स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रल मतलब वेवलेंथ, स्पेक्ट्रल एनर्जी Distribution. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, यू कैन सी। इस पूरे चैप्टर में रेडिएशन में इसके बिना तो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा। व्हाट यू डू, फॉर एग्जांपल आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस के लिए, Yes, and on the y-axis you draw E lambda, and on the axis you draw lambda। E lambda का मतलब कि किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल 200 नैनोमीटर पे क्या इंटेंसिटी होगा, 400 नैनोमीटर पे क्या इंटेंसिटी होगा, 600 नैनोमीटर पे क्या इंटेंसिटी होगा, अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग इंटेंसिटी होगी, तो वी आर कॉलिंग दैट लैम्डा। लैम्डा मींस वेवलेंथ। Yes, sir. ठीक है, लैम्डा। तो यू विल ऑब्जर्व अ ग्राफ लाइक दिस, कुछ इस तरह ग्राफ होगा कि कुछ वेवलेंथ ऐसे होंगे जिनकी इंटेंसिटी कम होगी, कुछ वेवलेंथ ऐसे होंगे जिन, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ ऐसा होगा जिसको हम लैम्डा एम के नाम से जानेंगे, जहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जिसको हम ई मैक्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपने पता चला कि जैसे लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 पे कुछ और इंटेंसिटी है, मतलब फॉर एग्जांपल 200 नैनोमीटर का, लैम्डा 2 की कुछ और इंटेंसिटी है, लैम्डा 3 की कुछ और इंटेंसिटी है। तो पहले जैसे से आप देखेंगे कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी कम है, कुछ की ज्यादा है, इस तरह से आपके एनर्जी कर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो व्हाट इज ई लैम्डा बेसिकली है? ई लैम्डा इज इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन लैम्डा। गिवन लैम्डा मींस वेवलेंथ, एंड लैम्डा बेसिकली मींस वेवलेंथ, वेवलेंथ जो इमिट हो रही है। Yes, sir. एक बात, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस कर्व। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि व्हाट डज दिस एरिया गिव्स, ये ग्राफ का एरिया क्या देता है?
इट विल गिव मी द टोटल इंटेंसिटी और टोटल एमिसिव पावर। ये भी याद रख लीजिए कि एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन यू नो एरिया इंटीग्रेशन से मिलता है। Yes, Yes. sir. एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ y एक्सिस विद द x एक्सिस। Yes, Yes, sir. ये तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स है। एरिया गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ y विद dx। अब y पे यहाँ पे क्या है, e लैम्डा, Lambda. और x पे क्या है, d, x यहाँ d लैम्डा। ठीक है, Lambda. तो इस ये दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल एमिसिव पावर। टोटल एमिसिव पावर देखिए, एमिसिव पावर अलग है। देखिए ई लैम्डा क्या है, एमिसिव पावर ऑफ अ गिवन वेवलेंथ। ठीक है, Yes. तो द एरिया ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू टोटल एमिसिव पावर। अच्छा, और टोटल एमिसिव पावर स्टीफन बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग किसके प्रोपोर्शनल था, t पावर 4। Yes, sir. तो आई कैन आल्सो राइट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल बी प्रोपोर्शनल टू T power टेम्परेचर। 4. ये सारी बातें नोट करते रहिए, टेम्परेचर पावर 4 पे डिपेंड करेगा, बिकॉज Yes. you know that it is proportional to temperature का power 4. Yes, sir. Then Yes, sir. Done. now I am saying for example I have a black body at temperature, कुछ भी टेम्परेचर मान लेते हैं 600 केल्विन। Yes. इस टेम्परेचर पे मैंने इसका ग्राफ बनाया, स्पेक्ट्रल कर्व, आई गॉट दिस, और मुझे ये पता चला कि वो वेवलेंथ जहां पे मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये एक असम्पशन मान रहा हूं, मुझे पता नहीं है, लेट मी टेक इट इज ग्रीन कलर। ठीक है, ये वेवलेंथ ग्रीन वाला वेवलेंथ, यू नो ग्रीन का वेवलेंथ कितना होगा, लगभग विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, 400 नैनोमीटर से कितना होता है विजिबल का वेवलेंथ, विजिबल लाइट का 650. 400 नैनोमीटर से 700 या 650 के अराउंड 700 मान सकते हैं। और Yes, आपने sir. जब इसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपने फॉर एग्जांपल कम कर दिया, लेट मी टेक आपने इसको 1000 कर दिया, तो यही सरफेस इमिट करने लगा, और जो वेवलेंथ मैक्सिमम आ रही है, ये मान लेते हैं लेट मी टेक अल्ट्रा वायलेट जोन। ठीक है, तो अगर हम Yes. पूछे कि 600 डिग्री सेल्सियस पे जो वेवलेंथ निकल रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर की आ रही है, मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेवलेंथ है या जो सबसे ज्यादा पावरफुल वेवलेंथ है, वो किस कलर की है, ग्रीन। तो ये जो ब्लैक बॉडी है, ये किस कलर का दिखेगा, Green. ग्रीन दिखेगा। तो ब्लैक बॉडी का ताल्लुक कलर से नहीं होता माय स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी का ताल्लुक होता है उसके एब्जॉर्प्शन और इमिशन से होता है। ठीक है, Yes, sir. व्हाई वी कॉल इट ब्लैक बॉडी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये रेडिएशन इमिट करता है वो विजिबल कलर नहीं होता, जैसे ये वाला। तो इसमें जो मुझे कलर दिखेगा, क्या ग्रीन कलर का दिखेगा ब्लैक बॉडी। अच्छा, यहाँ पे जो वेवलेंथ इमिट हो रही है, उसमें जो सबसे एनर्जेटिक वेवलेंथ है, वो किस रेंज में है, विजिबल रेंज में या नॉन विजिबल रेंज में। Visible. अरे अल्ट्रावायलेट विजिबल होता है। अच्छा, Non-visible. नॉन विजिबल। तो ये क्या आपको ये सरफेस दिखाई देगा, ये वाला। No, sir. नो, इट विल नॉट बी विजिबल टू यू। तो आप इसको क्या मानेंगे, इट विल बी ब्लैक इन कलर। Black. तो ये अब कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको, कि उसका Yes, कलर sir. किस पे डिपेंड करेगा। सर, ब्लैक बॉडी का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जो कि सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, सारे वेवलेंथ को इमिट करे। कलर ऑफ द ब्लैक बॉडी विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वेवलेंथ इट इज इमिटिंग। ठीक है, Yes, sir. तो प्लीज, तो अब आपसे पूछूं, कैन ब्लैक बॉडी भी नॉन ब्लैक। Yes. No, sir. यस, नो, अभी भी नो आ रहा है। Yes, sir. It can be, yes, it can be. So please note this down. A black body may be non-black. Yes, Non-black. अजीब सी बात है ना। Yes, sir. ठीक है, लिखे इस बात को। अगर कोई इंग्लिश के बंद टीचर को दिखा दे, कहेगा भाई तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। Yes, sir. A black body, because black body is defined not in terms of color, it is defined in terms of absorption and emission. Emission. Black body may be No non-black in color color. depending on temperature. Depending on temperature. Yes. ठीक है, ये बात नोट करिएगा, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिसको आप बोलते हैं वेन्स
displacement law. What we call that? Green's displacement law. Displacement law. Very important law, very important. Experimental law होता है, याद रखिएगा. This is basically based on experiments. The Yes. experimental data पे based एक law है. तो दो तरह के law होते हैं. एक तो हम theoretically derive करते हैं. एक होता है एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको कुछ डेटा मिला, उस डेटा को आप एनालाइज करते हैं और फिर आप एक रिजल्ट पेश करते हैं. Yes. तो this is that type of law जिसको हम experimentally, you can call it experimental law. ठीक है. So what does it say? So It it is says exper- that wavelength बोल- corresponding. So wavelength corresponding to maximum intensity of emission of heat is inversely proportional to absolute temperature. वेरी गुड. बिल्कुल आपने तो ऐसा बताया जैसे कि बुक पढ़ दी मैंने. वेरी गुड, परफेक्ट. सर हमारा टेस्ट था कल तो मैंने याद की थी. नहीं बिल्कुल आपको याद भी होना चाहिए, और याद होने से ज्यादा मैं उम्मीद करता हूँ जिस अंदाज में आप बता रही हैं कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट आल्सो वेरी गुड, इन अ वेरी गुड मैनर. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस कर्व एट एनी पार्ट. एक सरफेस है. मैंने देखिए वेन ने किया क्या, बेसिकली वेन ने एक सरफेस चूज किया और उस सरफेस को अलग अलग टेम्परेचर पे उसने उसकी ग्राफ प्लॉटिंग की, अलग अलग वेवलेंथ की ना. इतना आसान नहीं है, जाहिर सी बात है, कुछ उसने सेटअप बनाया होगा, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे लाइक दिस. तो ही फॉर एग्जांपल प्लॉट 1 टेम्परेचर दिया. अब उसने टेम्परेचर को बढ़ाया. अब जरा ये बताया कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये सेम रहेगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर? If I am going to increase the temperature, emissive power क्या होगा? What will happen? Area क्या होगा? You know, area of the graph will increase or decrease? Increase. अभी देखा ना कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो emissive power भी बढ़ेगा, और emissive power टोटल बढ़ेगा तो एरिया. It means the graph will go on the top side. But it was, अच्छा ये रहा मेरा lambda 1, lambda max, वो wavelength जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है. The wavelength at which the intensity is maximum. What he found as he increased the temperature, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली देखा कि ग्राफ तो ऊपर की तरफ चला गया, जाना भी चाहिए बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो टोटल एनर्जी ऑफ द इमिटेड विल बी इंक्रीज्ड. Yes, sir. बट ही फाउंड कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ था, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, वो कम हो गया, M2. दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन. एक्सपेरिमेंट करते गए, इट वाज प्रूव. तो इट हैज बीन फाउंड कि जो द मैक्सिमम वेवलेंथ इंटेंसिटी, और आई कैन से द इंटेंसिटी एट द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, वो वाला वेवलेंथ जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, डिग्री में नहीं, सेल्सियस में नहीं, केल्विन. दिस इज द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो यू कैन राइट, अगर वर्ड्स इसको देंगे तो द वेवलेंथ विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम इंटेंसिटी या पावर के साथ निकल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, द वेवलेंथ विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज व्हाट? इनवर्सली. अब देखिए, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो इतना ही लिख सकते क्या? बहुत आसान, जो आपने समझा उसको वर्ड दे दो कि द वेवलेंथ विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यू कैन से द मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कहने का मतलब है टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, सिंपल. टू एब्सोल्यूट temperature. Please note down. Yes, sir. तो जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ग्राफ ऊपर की तरफ तो शिफ्ट होगा, उसके साथ साथ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा. लेफ्ट की तरफ मतलब क्या है कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ विल डिक्रीज. तो यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं, लैम्डा एमटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो याद रखिएगा, इट इज 2890 माइक्रोमीटर केल्विन. माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶. Yes, sir. Remember this Waves displacement law, please remember this data.
ओके तनिष्का, एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. नाउ अगर मैं आपसे ग्राफ, स्क्रीन पे आपको मैं कुछ ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ, ये ग्राफ देखिए जरा। जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है, दिस इज शोइंग ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा। लैम्डा मींस क्या हो वेवलेंथ? सर थोड़ा सा जूम आउट करना, क्लियर नहीं ठीक आ है, रहा। लेट मी जूम इन। ठीक है, ये रहा ग्राफ को मैं, एक मिनट में दोनों ग्राफ जूम कर देता हूँ। ना आप देखिए, Yes, sir. ठीक है ना। अगर हम लेफ्ट ग्राफ की बात करें तो ये क्या है, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा। अब देखिए जरा, जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और प्लस मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है क्या? यू कैन सी दैट। Yes, sir. ठीक है, देखिए ग्राफ ये वेन्स लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है क्या? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक्चुअली इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्यों कहने का मतलब है कि वेवलेंथ डिस्प्लेस हो रही है, ये मतलब होता है। ठीक है, अच्छा अब ये दूसरा वाला टर्म देखिए, ये म्यू है। म्यू का मतलब क्या हो? फ्रीक्वेंसी। आप इसको, इस ग्राफ को अपने, पहले मैं समझा दे रहा हूं, देन यू हैव टू नोट डाउन दिस ग्राफ इन योर कॉपी। So you know that frequency is inversely proportional to the wavelength. You must be knowing that speed is equal to frequency into wavelength. Yes, sir. Yes. Frequency into wavelength. You must be knowing this relation. Yes, sir. ठीक है, अब आप देखेंगे, मतलब मैं लिख सकता हूँ c speed of wave is equal to frequency mu into lambda. तो from there I can see that जो frequency होती mu is c by lambda. Yes, इनवर्स, sir. इट मींस अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, और वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। तो फ्रॉम हियर आई कैन सी इफ द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। Yes, sir. सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, दोनों को सेम सिंबल। अब देखिए तो इस वाले ग्राफ में वेवलेंथ घट रहा है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट रही है? यू कैन सी देयर दैट द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एरिया बढ़ रहा है, इट मींस टोटल एमिसिव पावर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। T3 is more than T2 is more than T1, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है क्योंकि वेवलेंथ घट रहा है अकॉर्डिंग टू द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आई होप दिस ग्राफ इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ठीक है, चलो जल्दी से मुझे आप जो है इस ग्राफ को नोट करें, बहुत अच्छे से बनाइए, एंड टेल मी दैट इफ यू आर डन विद दिस। Yes, sir. यस, इज दिस डन? ठीक है, सभी ने इसको बना लिया ग्राफ को, और समझ लिया कि क्या व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग टू यू। एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बढ़ रही थी, सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, वो वेवलेंथ कम हो जाएगा, पीक कर्व शिफ्ट हो रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसमें। Yes, sir. Sir, done. ओके ठीक है, चलिए तो नाउ लेट अस सॉल्व। अच्छा ये ग्राफ जरा देखिएगा, एक और चीज हम आपको बता दें कि देखिए एरिया जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल एमिसिव पावर, Yes, sir. and total emissive power is proportional to T power 4.
So I can say the area is proportional to T power 4. Yes, sir. एक बात, और एक और चीज है जिसको हम फिफ्थ पावर लॉ बोलते हैं, फिफ्थ पावर लॉ, ये T पावर 5 है बेसिकली, T पावर 5। ये याद रखिएगा, ये बेसिकली पीक का लैम्डा है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है ना, इंटेंसिटी ऑफ द मैक्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 5। ये याद रखिएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। देखिए एक हो गया टोटल पावर, एक होता है देखिए E जो टोटल एमिसिव पावर होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। टोटल एमिसिव पावर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के पावर 4 पे, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है पीक दैट इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 5। और एक तो ये तो आपको पता है लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, वेन्स लॉ। ये तीनों चीजें आपने कॉपी में लिखे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, कि टोटल एमिसिव पावर प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। ये क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम इंटेंसिटी T पावर 5 और मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ, वो वेवलेंथ जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो 1/T होता है। Yes, sir. Sir, done. ओके ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू सम कूल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो स्लाइड पीछे करना। Sir, done. एक्सक्यूज मी सर, सर आपने शायद अपना माइक ऑफ कर दिया है। ओके ओके ठीक है। देखिए कह रहा है टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, कोई फर्नेस है जहां जल्दी, कह रहा है 200 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जब आपने स्पेक्ट्रम बनाया मतलब एनर्जी वर्सेस लैम्डा, तो कह रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ इंटेंसिटी जो मिल रही है वो 4000 एंगस्ट्रॉम मिल रही है। कह रहा है अगर दोबारा आपने उसका बनाया स्पेक्ट्रल कर, यू आर गेटिंग द मैक्सिमम एट 2000, तो अब टेम्परेचर कितना होगा सेल्सियस में। तो लेट मी विजुअलाइज द प्रॉब्लम। 4273 ओके डिग्री सेल्सियस, तो ये रहा आपके पास ई लैम्डा। तो वंस इट इज सेइंग दैट यू आर गेटिंग द मैक्सिमम एट कितना 4000, and then you made the same graph, and in this case now you are getting the maximum at 2000। इसको मैं lambda 1 मान लूं, lambda m1, and let me call it lambda m2, इसको t1 इसको t2। अभी मैंने स्टेफेंस लॉ में देखा, सॉरी स्टेफेंस लॉ कह रहा हूं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दैट lambda mt is constant, lambda max into temperature constant है, तो I can write lambda m1 T1 equals T2। यहां से मैं रेशियो निकाल लेता हूं, T2 by T1 का रेशियो होगा लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2। मैक्सिमम वेवलेंथ वन कौन सा 4000 वाला, और दूसरा कौन सा 2000 वाला, कितना आ गया 2, तो T2 जो मुझे मिल रहा है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ T1। अच्छा अब T1 कितना रखें हम, हाउ मच T1 शुड आई कीप, 2000, आई शुड कीप दिस इन अ सेल्सियस, याद रखिएगा, सॉरी केल्विन, नेवर इन सेल्सियस। तो आई हैव टू पुट दिस हाउ मच, 2000 की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज गोइंग टू बी 2273 केल्विन।
तो Yes, sir. 2273, which I'm going to get 6, 7 to the 14, 2 to the 415, 4506 केल्विन। लेकिन आंसर हमसे डिग्री में पूछा है, तो अगेन इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट शुड आई डू? माइनस करिए 273। Yes, sir. तो दैट आई एम गोइंग टू 7.3. 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलिए आप आगे नोट करिए इसको, दूसरा क्वेश्चन करें। So हो गया। ठीक है, चलिए मैं एक नीट का प्रॉब्लम कराता हूँ। आई थिंक ये 16 या 17 का क्वेश्चन, 2016 या 17 में क्वेश्चन पूछा। दिस इज द प्रॉब्लम, जो आप जिस एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका ये क्वेश्चन। Yes, sir. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Sir, option third. ओके, यू आर गेटिंग विच ऑप्शन? ठीक है, Sir, C. ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले लेट अदर सॉल्व। ठीक है, वाह, अगर वेरी गुड। तो इसमें कह रहा है रेडिएशन, कह रहा है पी है जब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने लैम्डा नॉट पे। ठीक है, Yes, sir. तो लैम्डा नॉट है, टेम्परेचर T1 मान लेता हूँ, रेडिएशन क्या हो गया पी। P. फिर कह रहा है आपने टेम्परेचर वगैरह चेंज किया, अब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है वो 3 लैम्डा नॉट बाई 4 पे मिल रही है। टेम्परेचर T2 मान लो और पावर मान लेता हूँ P2। तो Yes, वेस्ट sir. डिस्प्लेसमेंट लॉ से मुझे टेम्परेचर का रेशियो पता चल जाएगा। Yes. T2 by T1 is equal to lambda 1 by lambda 2। इसको मैं lambda 1 मान, वेवलेंथ 1, और ये अज्यूम करता हूँ lambda 2। तो Yes, lambda sir. 1 कितना होगा? lambda नॉट अपॉन 3 by 4, lambda नॉट 4 आ गया ऊपर। lambda Yes. नॉट से lambda नॉट कैंसिल, आई एम गेटिंग 4 by 3। इट मींस टेम्परेचर का रेशियो जो मुझे मिल रहा है वो 4 by 3 मिल रहा है। फाइन। पावर क्या होता है? पावर, यू नो पावर, हाउ मच पावर इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। Yes, sir. तो पहले मैंने लिखा वेन्स लॉ, दिस इज वेन्स लॉ। ये कौन सा Yes. लॉ है? दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये जो लॉ लिखा है मैंने, ये है वेन्स का, और ये जो लॉ लिखा है ये स्टेफन बोल्ट्जमैन है। Yes, sir. स्टेफन बोल्ट्जमैन। तो वेरी इजीली आई कैन राइट P2 by P1 इक्वल्स T2 पावर 4 अपॉन, Yes. which I can write T2 by T1 पावर 4। और T2 कितना है? T2 by T1 मैंने ऊपर निकाला वेन्स लॉ से, 4 by 4 by 3. और 4। नाउ वेरी इजीली पावर 4 क्या होगा? 4 का 16 into 16 256। वेरी गुड। Yes. 56. और 3 का 3 9 9 9 81। Sir, 56 by 81। वेरी गुड, ग्रेट। अगर आपने फर्स्ट पहली बार क्वेश्चन देखा था और खुद से सॉल्व कर लिया, आई थिंक इट्स 2016 17 ऐसे ही कोई क्वेश्चन है। लेट मी मेक इट 16 और 17 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड Yes. समवेयर। ठीक है, चलिए तो Yes, sir. क्लास ओवर करते हैं। एक दो क्वेश्चंस और आपको मैं स्क्रीनशॉट देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको फिर सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए एक वेन्स लॉ रेडिएशन में अब एक टॉपिक बचा हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कल इसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। Yes, ये तो हमने कर लिया, और इस अच्छा नहीं, ठीक है, इसको कल डिस्कस करेंगे। टुमारो वी विल कंप्लीट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, Yes, sir. ओके, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Good night. You welcome you all.